फर्स्ट फिजिक्स एप्टीट्यूड में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो नाम तो खैर है मोशन इन टू डायमेंशन, लेकिन उस मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर भी आज जो हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट पढ़ेंगे और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर भी इंक्लूड है, जो आपके मेडिकल के टेस्ट के अंदर आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्टाइल का, बड़े सुकून से तरीके से इस पार्ट को समझना और इसके एमसीक्यूज को साथ साथ डिस्कस करना है। एमसीक्यूज करने से पहले जाहिर सी बात है थ्योरीज की समझेंगे, तो थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉल है, मैं इस बॉल को अब कैसे थ्रो कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये कि मैं इस बॉल को हॉरिजॉन्टल थ्रो करूँ, बॉल स्ट्रेट जाएगी, दीवार से टकरा जाएगी। अगर सामने मेरे पास वॉल है तो वॉल से स्ट्राइक कर जाएगी। एक तरीका ये मैं बॉल को ऊपर की तरफ उछाल दूं, वर्टिकली थ्रो करूँ, बॉल ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर जाके वहां से वापसी नीचे आ जाएगी। लेकिन मैं बॉल को इन दोनों तरीकों के बजाय थोड़े से डिफरेंट तरीके से थ्रो कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। मैंने बॉल को थ्रो किया, अब जो बॉल को थ्रो करने का तरीका था, जो आपने तरीका देखा, वो आपकी बॉल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई इस तरीके से मूव करते हुए, यानी हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। आपकी बॉल जहां थी और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई, ये इसका पाथ था जो कवर करके आई। अच्छा, बॉल थोड़ी सी आगे बनी हुई है, मैं इसको पीछे करके यहाँ पे बना दूं, वो एनिमेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। बहरहाल मैं बॉल को यहाँ पे बना देता हूँ। ये मेरे पास बॉल है। अब आप देखो, आपकी बॉल सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं गई, ना ही आपकी बॉल सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल गई, बल्कि आपकी बॉल दोनों तरीकों से गई। दोनों तरीकों का मतलब क्या है? आपकी बॉल हॉरिजॉन्टली भी मूव करके गई, यानी एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ गई, साथ साथ ऊपर की तरफ भी जा रही थी, यानी वर्टिकली भी मूव कर रही थी। आज के बाद से आपकी बॉडी अगर हॉरिजॉन्टली भी मूव करे और वर्टिकली भी मूव करे, जो बात समझा रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि आपकी बॉल अगर मूव करे हॉरिजॉन्टली भी और आपकी बॉल मूव करे वर्टिकली भी, तो आज के बाद से उस मोशन को जो नाम आप रखोगे वो नाम रखोगे कौन सी मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने इसका नाम रखा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप देखो, आपकी ये बॉल, तो आपकी बॉल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को मैंने लिख के दिखाया किससे? वी नॉट से। मतलब आपकी जो बॉल नजर आ रही उस बॉल की वेलोसिटी वी नॉट से लिखी हुई। वी नॉट से लिखने के बाद इस वेलोसिटी ने कुछ ना कुछ एंगल बनाया। अगर आपकी वेलोसिटी एंगल बना रही है तो एंगल को आप लिखोगे थीटा से। ये बात आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हो, मैट्रिक क्लास में भी आपने पढ़ा था। आपका कोई भी वेक्टर अगर है, मैंने आपके सामने एक वेक्टर बनाया, ये वेक्टर नजर आ रहा, आपका वेक्टर अगर एंगल बनाता है, आप इसके दो कंपोनेंट करते हैं। ये वेक्टर नजर आ रहा, वेक्टर के मैंने दो कंपोनेंट किए। एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट एंगल के साथ होता है। बेटा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस में लिखा जाता है, ये बात आपने सीखी हुई है, मैंने आपको पहले भी बताई है कि वो कंपोनेंट जो एंगल के साथ लिखा हुआ है वो हमेशा कॉस में होता है, तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। और वो कंपोनेंट जो एंगल के सामने होता है, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा साइन के अंदर होता है, तो ये बन जाएगा मेरे पास कौन? ए साइन थीटा। यानी आपको जो बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि सर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट कॉस के अंदर होगा, एक कंपोनेंट साइन के अंदर होगा। सेम अब यहाँ पे देखिए, हमारी भी वेलोसिटी नजर आ रही, इस वेलोसिटी को आपने लिखा हुआ है किससे? वेलोसिटी को लिखा हुआ है वी नॉट से। तो इस वेलोसिटी के भी आप दो कंपोनेंट करेंगे, मैंने ये कंपोनेंट करके दिखाया। पहला कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल के साथ लिखा हुआ था तो मैंने भी इसको कॉस से लिख दिया, और कॉस का मतलब हो गया वी नॉट कॉस थीटा। जबकि साथ में क्या लिखा हुआ है? साथ में लिखा हुआ है वी एच, तो वी एच का मतलब है बेटा, ये वी एच कहला रही है मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वी एच शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को। जबकि ये रहा मेरे पास दूसरा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। एक कंपोनेंट अगर कॉस में हो गया तो दूसरा कंपोनेंट साइन में हो जाएगा, तो साइन वाला कंपोनेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है वी नॉट साइन थीटा। जबकि इसको भी मैं हाईलाइट करके दिखा दूं, ये वी यहाँ पे शो कर रहा है किसको? वर्टिकल को शो कर रहा है। मैंने कंपोनेंट्स आपको बता दिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। इन कंपोनेंट्स को देखने के बाद आपकी बॉल यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ जाते जा रही है। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होती है? आपसे अगर पूछा जाए ग्रेविटी किस डायरेक्शन में, तो यकीनन आप मुझे जो जवाब दोगे वो जवाब दोगे सर वर्टिकल डायरेक्शन में। यानी ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है वर्टिकल डायरेक्शन में। ये ग्रेविटी की डायरेक्शन है, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है। अब मुझे बताइए, ग्रेविटी कौन से कंपोनेंट के अपोजिट है? आपकी जो ग्रेविटी नजर आ रही है, ग्रेविटी कौन से वाले कंपोनेंट के अपोजिट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अपोजिट है या वर्टिकल कंपोनेंट के अपोजिट है? तो आप बोलेंगे सर ये तो अब हमें बात क्लियर नजर आ रही है कि जो हमारी ग्रेविटी है
ये ग्रेविटी कौन से कंपोनेंट के अपोजिट है? वर्टिकल कंपोनेंट के अपोजिट है। अगर तो ये वर्टिकल कंपोनेंट के अपोजिट है तो इसका मतलब ग्रेविटी अपोज भी किसको करेगी, रोकेगी भी किसको? वर्टिकल कंपोनेंट को। इसकी मिसाल मैं आपसे एक शेयर करता हूँ ताकि मेरी बात अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। मेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी राइट साइड पे मूव करते हुए जा रही है, मुझे इसको रोकना है। तो रोकने के लिए मैं इसको कैसी फोर्स लगाऊं? अगर मैं इसको रोकने के लिए ये अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं इसको रोकने के लिए अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा, क्या मैं इसको रोक सकूंगा? आप बोलेंगे सर नहीं रोक सकते, ये फोर्स इसको नहीं रोक सकती। अगर आपको इसको रोकना है तो रोकने के लिए इसको अपोजिट फोर्स लगानी है। यानी अगर येलो वाली फोर्स राइट पे लग रही है तो रेड वाली फोर्स आप लेफ्ट साइड की तरफ लगाएंगे। तो अगर रोकना है तो रोकने के लिए फोर्स हमेशा कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। अब यहाँ ग्रेविटी किसके अपोजिट है? वर्टिकल कंपोनेंट के अपोजिट है। यानी ग्रेविटी किसको रोकेगी? वर्टिकल कंपोनेंट को रोकेगी। तो जब आपकी बॉल टॉप पॉइंट पे पहुंचेगी तो जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जाती जा रही है वैसे वैसे इसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होता रहेगा। जैसे जैसे बॉल अपवर्ड जाते जा रही है वर्टिकल कंपोनेंट कम होता रहेगा। और जब आपकी बॉल टॉप पॉइंट पे पहुंचेगी तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये सीखने वाली बात है जो एमसीक्यूज में आपसे पूछेगा। एमसीक्यूज में क्या पूछेगा? बताओ ग्रेविटी किस कंपोनेंट के अपोजिट है? तो आप बोलेंगे सर वर्टिकल कंपोनेंट के अपोजिट है। ग्रेविटी किस कंपोनेंट को अपोज करता है? सर वर्टिकल कंपोनेंट को अपोज करता है। कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है? सर वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। कौन सा कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाता है? तो वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाता है। जबकि ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। देखो ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट की तरफ है जबकि ग्रेविटी नजर आ रहा है, ग्रेविटी नजर आ रहा है मुझे डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि वो उसके अपोजिट ही नहीं है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ नीचे की तरफ भी लिखा हुआ है वी नॉट कॉस थीटा, और टॉप पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी क्या होगा? वी नॉट कॉस थीटा। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट उसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैं इस बात को मेंशन कर देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो सेम रहता है ताकि आपको फिर याद करने में आसानी रहेगी। रिमेन सेम। ओके। अब ये बॉल टॉप पॉइंट पे पहुंचने के बाद वापसी अगर अपनी पोजीशन पर आएगी तो जो वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी जाते हुए थी, अगर जाते हुए उसकी वेलोसिटी थी वी नॉट साइन थीटा, टॉप पे तो वो वेलोसिटी हो गई जीरो। लेकिन यही बॉल मेरे पास जब वापसी आएगी तो वापसी क्योंकि ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी कम होगी। और वापसी नीचे आते हुए वर्टिकल वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होगी क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल करेगी। तो वापसी उसकी वेलोसिटी हो गई वी नॉट साइन थीटा। जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अनचेंज रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी यानी वी नॉट कॉस थीटा। अब आप लोगों ने कुछ बातें पढ़ी हुई हैं कि आपकी बॉल कितनी दूर जा रही है बेटा। इस दूर जाने को आपने पढ़ा था रेंज। हो सकता है मेरी बात आपको याद हो। आपकी बॉल कितनी दूर जा रही है इसको बोल रहे हो रेंज। आपकी बॉल कितना ऊपर की तरफ जा रही है इसको आप बोलते हो हाइट। तो मैंने सारी बातें आपको मेंशन करके दिखा दी। रेंज चला रहा है, हाइट चला रहा है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको बोला ए, टॉप वाले पॉइंट को बोल दिया बी, ये बॉटम वाले पॉइंट को बोल दिया मैंने सी। और ये टॉपिक का नाम नजर आ रहा है बेटा, टॉपिक का नाम है मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, जो चैप्टर नंबर 4 का पार्ट ए है। इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं आपके पास, एक डिस्कस करोगे प्रोजेक्टाइल मोशन को और एक डिस्कस करोगे आप सर्कुलर मोशन को। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद मैं सर्कुलर मोशन, अभी तो खैर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन को भी आप डिस्कस करोगे। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अब जरा डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन में आपको कहा गया सच अ मोशन इन विच बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली, ऐसी मोशन जिसमें आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव करे एज वेल एज वर्टिकली, यानी हॉरिजॉन्टली भी मूव करे और वर्टिकली भी मूव करे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड इज नॉट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी फ्यूल। यानी कोई फ्यूल उसको मूव ना करा रहा हो बल्कि मोशन अंडर ग्रेविटी हो। जैसे मैं बॉल को, फुटबॉल को थ्रो कर रहा हूँ, फुटबॉल को मैंने थ्रो करा तो फुटबॉल को आपने थ्रो कर दिया, एक दफा आपने उसको थ्रो कर दिया, अब उसके अंदर कोई फ्यूल नहीं लगा हुआ, कोई इंजन नहीं लगा हुआ जो फुटबॉल को मूव करा के लेके जा रहा है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए शर्त है कि कोई फ्यूल उसको मूव ना कराए, वो खुद मोशन अंडर ग्रेविटी हो। अब मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूं, आपसे एग्जाम्पल पूछूं, एक फ्लाई मेरे पास है, फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी, एक फ्लाई मेरे पास, ये फ्लाई इस तरीके से उड़ती हुई जा रही है। बताइए क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं? यस और नो?
ये मुझे पास पेपर में सवाल दिखा था एनटीएस के, पहले मुझे पेपर में मेरी नजरों से गुजरा है कि फ्लाई मूव करते हुए जा रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं है। अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं है, तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन ये नहीं है, क्योंकि फ्लाई जो मूव कर रही है, फ्लाई को ऐसा नहीं कि आपने फ्लाई को पकड़ा, आप यहाँ पे खड़े हुए थे, आपने इस फ्लाई को पकड़ा और अपने हाथ से इसको थ्रो किया, ऐसा नहीं है। फ्लाई अपनी मर्जी से अपने विंग्स की मदद से वो खुद अपनी फोर्स लगा के अपनी एनर्जी को यूज करते हुए जा रही है। ऐसा तो नहीं कि खैर उसके अंदर कोई फ्यूल मूव हो रहा है, लेकिन इसके बाद अपनी तो एनर्जी है ना, ये फ्लाई अपनी एनर्जी को यूज करते हुए मूव करते हुए जा रही है, मतलब एक तरह से उसके फ्यूल का ही काम कर रही है। इसका मतलब अगर फ्लाई की मैं आपसे बात करूं तो फ्लाई, जो फ्लाई नजर आ रही है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे मूव नहीं कर रही, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जरूरी है वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो। तो एग्जाम्पल मेरे जहन में आई थी, एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर करी, इस एग्जाम्पल को देख के आगे बढ़ेंगे, अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब इन्हीं बातों को मजीद आगे बढ़ाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन के बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, पहले लिखी हुई आपके सामने, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेटा वो हर पॉइंट पे सेम रहेगी। आपने किसी भी बॉल को थ्रो किया, लेट्स सपोज मैंने बॉल को थ्रो किया, आपके पास किसी वेलोसिटी से, लेट्स सपोज इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टार्ट पे है 2 मीटर पर सेकेंड, तो अब हर पॉइंट पे जो पॉइंट आपको मिलता रहेगा, कोई सा भी पॉइंट आप मार्क करोगे, हर पॉइंट पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। मजीद मैं इसके पॉइंट आपसे शेयर करता हूँ, एक एक करके पॉइंट देखते रहिएगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो एट द मैक्सिमम हाइट। आपने देखा ना, जब आपकी बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, टॉप पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और जहां वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है वो मैक्सिमम हाइट कहलाती है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, पाथ कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। बेटा आपका प्रोजेक्टाइल जो पाथ कवर करता है, जो रास्ता कवर करके जा रहा है, ये ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। ये जो नजर आ रहा है, अच्छा ट्रेजेक्ट्री की जो शेप होती है, अगर मैं शेप की आपसे बात करूं, एमसीक्यू में अगर आपसे पूछे द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डैश, तो बेटा ट्रेजेक्ट्री इसकी कहलाती है पैराबोलिक। पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है, पैराबोला शेप का नाम है, जैसे आपने शेप पढ़े ना, ये सर्कल होता है, ये ओवल होता है, इसी तरीके से इस तरह के शेप को आप जो है क्या बोलते हो, पैराबोला बोलते हो। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है बेटा, ये ट्रेजेक्ट्री आपके पास पैराबोलिक कहलाती है। इन तीन पॉइंट्स को देखने के बाद अब मेरे पास ये अजम्पशंस आ रही हैं, जरा अजम्पशंस को मैं एक दफा बता दूं, अजम्पशंस को भी देख लेते हैं बारी बारी करके। अच्छा अजम्पशंस पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर एक साथ मैं आपको सारी पढ़ा दूंगा। पहली अजम्पशन जरा देखिएगा, मेरे पास एक फेदर, एक पर है, इस फेदर को अगर मैं थ्रो करूं तो ये कैसे मूव करेगा, क्या ये प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा या रैंडम मूव करेगा, जरा देखिएगा। रैंडम मूव कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, रैंडम मूव करता हुआ जा रहा है एक फेदर। लेकिन अगर मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल को अगर मैं थ्रो करूंगा तो बॉल बिल्कुल स्मूथली मूव करते हुए जाएगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्मूथली मूव करते हुए चलेगी। अच्छा फिर ये एनिमेशन में थोड़ा सा इशू था, ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब आप देखो ऐसा क्यों हुआ, फेदर आपका रैंडम मूव करता हुआ जा रहा है, बॉल बड़ी स्मूथली मूव करते हुए जा रही है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये बेटा कि आपका जो फेदर है इस पे एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा है। तो पहला अजम्पशन ये पहली अजम्पशन पढ़ेंगे क्या लिखी हुई है, देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। आप ये अज्यूम करोगे कि भाई एयर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी ऐसी बॉडीज को प्रोजेक्टाइल में कंसीडर करोगे जिसपे एयर का इफेक्ट नहीं होता। जैसे बॉल है, बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल होगी, लेकिन फेदर जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल नहीं हो सकती, क्योंकि उस पे एयर फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है। तो पहली अजम्पशन आपने करी, देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। फर्स्ट अजम्पशन के बाद सेकेंड अजम्पशन क्या है, जरा देखिएगा। आपके पास एक बॉल, आपने बॉल को इतनी जोर से किक किया, ये बॉल मौजूद थी, बॉल को इतनी जोर से किक किया कि बॉल निकल के अर्थ से बाहर चली गई। भाई अगर जमीन गोल है वैसी होगा, अगर अर्थ गोल नहीं होती, अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट होती, तो अगर आप बॉल को थ्रो भी करते तो बॉल कभी भी आपकी अर्थ से बाहर नहीं जाती, अर्थ पे ही रहती। लेकिन अगर अर्थ राउंड है, अर्थ कर्व है, तो अब ऐसा तो हो सकता है कि बॉल निकल के बाहर चले जाए, तो आप बोलेंगे सर ये तो डायग्राम में नजर आ रहा है, फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही इसका दूसरी असम्पशन है। दूसरी असम्पशन पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। यानी कर्वेचर ऑफ अर्थ के इफेक्ट को भी आपने नेग्लेक्ट कर दिया। आप ये अज्यूम करोगे अर्थ कर्व है, लेकिन कर्व इतनी मामूली सी होती है, जो मैंने छोटी सी जगह हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इतनी जगह में पूरा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश आ सकता है, जितनी जगह को मैंने हाईलाइट किया हुआ है।
तो अर्थ का जो कर्वेचर है उस कर्वेचर इफेक्ट को भी आप नेग्लेक्ट करोगे। थर्ड पॉइंट आपके पास एक बॉल मौजूद, आपको कैच कैच खेलने का शौक था, आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, बॉल को ऊपर उछाला। अच्छा, आपने पढ़ा है कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही होती है, स्पिन कर रही होती है। आपने बॉल को ऊपर उछाला, जैसी बॉल को ऊपर उछाला ये अर्थ रोटेट करी, आप मूव करके आगे की तरफ चले गए और बॉल आपके पीछे वाले आके घर में आके गिर रही है। यानी आप मूव करके आगे की तरफ चले गए और बॉल आपके पीछे आके गिर रही है। कैसा पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे सर ये बात भी हमें पॉसिबल होती हुई नजर नहीं आ रही। तो अब ये जो अजम्पशन है, तीसरी अजम्पशन क्या है? द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। यानी रोटेशन ऑफ अर्थ के इफेक्ट को भी आपने क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट कर दिया है कि अर्थ बेशक रोटेट करती है लेकिन वो रोटेट इतना आहिस्ता करती है कि उस इफेक्ट को भी आप क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास कुल मिला के 3 अजम्पशन मैंने आप लोगों से शेयर करी। तीनों अजम्पशन मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। ये रही फर्स्ट अजम्पशन, देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। सेकंड अजम्पशन, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। और ये रही थर्ड अजम्पशन, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। आपको बेटा ये तीनों अजम्पशन याद होनी चाहिए। फडल की बुक के अंदर भी 3 अजम्पशन इतनी डिटेल में नहीं लिखी हुई, वो शॉर्ट करके बाद एक पैराग्राफ के अंदर सिंपल सिंपल सेंटेंस में लिखी हुई है। तो मैंने काफी डेप्थ में आपको समझाई, लेकिन अब आपको ये सारी बातें जहन में रखनी है और इसको याद रखना है। बेटा इन सारी बातों को देख के अब जो मेरे पास अगली बात आ रही है वो इनके फॉर्मूले आ रहे हैं, जो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। पहला जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा हुआ है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि आपने एक बॉल को थ्रो किया, इस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा? बेटा इस टाइम को आप बोलते हो टी डैश से। यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना भी टाइम लगेगा वो टाइम कहलाएगा मेरे पास कितना? टी डैश। और टी डैश का फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है? टी डैश का फॉर्मूला नजर आ रहा है टी डैश इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अगला जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? टोटल टाइम लिखा हुआ है। टोटल टाइम का मतलब क्या है कि आपने जब बॉल को थ्रो किया तो बॉल को वापसी नीचे आने तक का जो टाइम है ये टोटल टाइम कहलाएगा। और टोटल टाइम का फॉर्मूला लिखा हुआ है 2v0 sin थीटा अपॉन जी। यानी इस फॉर्मूले को सिर्फ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो टोटल टाइम आ जाएगा। अच्छा, 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, 3 से क्यों नहीं किया? ये भी तो हो सकता है। तो आप देखो ना कॉमन सेंस की बात, लेट सपोज ऊपर जाने का टाइम अगर 3 सेकेंड है तो वापसी नीचे आने का टाइम भी कितना सेकंड होगा? वापसी नीचे आने का टाइम भी होगा 3 सेकंड। तो टोटल टाइम इसका डबल हो जाएगा। टोटल टाइम हो जाएगा डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 3 से करोगे तो आंसर कितना सेकंड आ जाएगा? 6 सेकंड आ जाएगा। तो अब ये बात याद रखनी है बेटा, टोटल टाइम जो है वो डबल होता है उस टाइम के जो मैक्सिमम हाइट तक जाने में इस्तेमाल होगा। तो आपको मैंने टोटल टाइम का फॉर्मूला बताया, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया, टोटल टाइम का फॉर्मूला हो गया। थर्ड नंबर पे फॉर्मूला नजर आ रहा है मुझे हाइट का। बेटा हाइट का फॉर्मूला क्या है? हाइट का फॉर्मूला है h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपके पास हाइट का फॉर्मूला हो गया। आपके फोर्थ नंबर पे फॉर्मूला नजर आ रहा है मुझे रेंज का, और ये रहा रेंज का फॉर्मूला r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अच्छा, इन फॉर्मूलों को तो आप याद कर लोगे। मैं जो आपको एक बात इजाफी बताऊं जो आप गलती करते हो समझने में, वो बात मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या मिस्टेक होती है। देखो दो चीजें नजर आ रही है, एक नजर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, एक नजर आ रहा है साइन 2 थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? देखो अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और आपके पास लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि एंगल है मेरे पास 30 डिग्री। मैंने इसको लिखा साइन 30 और इसका मैं स्क्वायर निकालूंगा, जबकि यहाँ पे मैंने लिखा साइन 2 और थीटा की जगह पे 30 लिख दिया। अब इसको आप दो तरीकों से सॉल्व करोगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा अलग तरीके से सॉल्व होता है, साइन 2 थीटा अलग तरीके से सॉल्व होगा। अब आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन 30 का आप स्क्वायर निकालोगे। अब ये स्क्वायर साइन 30 कैसे निकालते हैं, कॉस 30 कैसे निकालते हैं, ये बात आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। एक दफा मैं लेकिन निकाल के दिखा देता हूँ साइन 30 कैसे निकालते हैं, साइन 60 कैसे निकालते हैं, ताकि ये बात फिर और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। मैं लिख के दिखा देता हूँ। आपको याद होगा मैंने साइन निकालना सिखाया था। साइन थीटा की वैल्यू निकालने का तरीका होता है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 0 1 2 3 4 और डिवाइड में आपके पास 2 आ जाएगा। आपको ये बात पढ़ाई बेटा, पहला जो नंबर लिखा होता है वो होता है 0 डिग्री के लिए, दूसरा लिखा होता है 30 डिग्री के लिए, तीसरा लिखा होता है 45 डिग्री के लिए, चौथा लिखा होता है 60 डिग्री के लिए, और लास्ट वाला लिखा होता है 90 डिग्री के लिए। अब जैसे मुझे साइन 30 चाहिए तो साइन 30 बेटा किस तरीके से निकलेगा? साइन 30 पे देखो नंबर कौन सा लिखा हुआ नजर आ रहा है? 30 पे जो नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है वो है मेरे पास 1। तो इसका मतलब आंसर आएगा अंडर रूट 1/2।
और 1/2 का मतलब बेटा √1 का मतलब 1 ही होता है, तो करेक्ट जवाब 1/2 हो जाएगा। तो साइन 30 का आंसर है। तो मैंने आपको साइन साथ निकालना सिखा दिया। बेटा साइन 30 का आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा 1/2 और स्क्वायर करना है, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। ये मैंने साइन स्क्वायर थीटा निकाला है, जबकि बराबर में लिखा हुआ है मेरे पास साइन 2 थीटा। तो बेटा साइन 2 थीटा का मतलब क्या है, पहले 2 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 60। अब साइन 60 निकालोगे तो बेटा 60 पे कौन सा नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 60 पे नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है मेरे पास साइन 60, 60 पे आ रहा है √3, तो साइन 60 का आंसर हो जाएगा √3/2। तो ये दो तरीकों के साइन के तरीके थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि इस तरह का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने को दे साइन स्क्वायर थीटा या साइन 2 थीटा, लेकिन आपको रेंज और हाइट निकालने में ये चीज करना आनी चाहिए। मेडिकल का टेस्ट होगा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो मैंने इसलिए आपको जानबूझ के निकालना सिखा दिया, बाकी तो कैलकुलेशन बड़े आराम से आप कर सकते हो। इन बातों को देखने के बाद साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा देखने के बाद एक छोटा सा एमसीक्यू मेरे सामने है। एमसीक्यू मैं आपसे शेयर करता हूँ, एमसीक्यू जरा देखिएगा। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉल, what is the project angle what is the angle of projection if a ball is projected with a velocity of 40 meter per second and covers a distance of 10 meter। ये इसके ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब आप अगर एक बात पे गौर करो, आपके सामने वो बोल रहा है कि आपको वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी का मतलब v0, कवर्स अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब आपको क्या दे रहा है, रेंज दे रहा है, और आपसे बोल रहा है एंगल निकाल के दिखाओ। एक बात मैं आपसे बड़ी आसान से शेयर करूं, आप लोगों ने ये बात भी पढ़ी होगी, बेटा किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के हमेशा दो एंगल होते हैं, एक करीब कम एंगल से आप थ्रो करो, एक ज्यादा एंगल से थ्रो करो, लेकिन दोनों सूरतों में जो रेंज होती है बेटा, वो रेंज आपके पास कैसी रहती है, दोनों सूरतों में आपकी रेंज सेम रहती है। यानी एक एंगल कम वाला और एक एंगल ज्यादा वाला, कम वाले एंगल को आप बोलते हो थीटा, ज्यादा वाले एंगल को बोलते हो थीटा डैश। तो अब जो करेक्ट जवाब मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है, यानी मोर देन वन एंगल एग्जिस्ट, यानी एक से ज्यादा एंगल होता है। तो ये एमसीक्यू दिखाने का मकसद ये था कि मुझे बात आपको समझानी थी कि एक से ज्यादा एंगल आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। इस सवाल को बेटा अगर आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे रेंज का फॉर्मूला है मेरे पास R = V0², साथ में लिखा हुआ है मेरे पास साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसमें से मुझे क्या क्या पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बेटा मुझे यहाँ पे पता है वैल्यू रेंज की क्योंकि 10 मीटर दे रहा है, मुझे वैल्यू पता है जी की वैल्यू 9.8 या आप 10 कंसीडर कर सकते हो, मुझे वैल्यू दे रहा है V0 की। तो सॉल्व करके यहाँ से एंगल निकाल सकते हो, एंगल निकालोगे, एंगल का आंसर जो भी आएगा वो एंगल का आंसर होगा। जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में लिखोगे। अब सवाल ये सर आपने ये तो हमें बता दिया कि प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के दो एंगल है, एक कहलाता है थीटा, एक कहलाता है थीटा डैश। इन दोनों एंगल को देखने के बाद अब मैं आपसे जो बात पूछने जा रहा हूँ वो जरा इंपॉर्टेंट कि वो दूसरा एंगल निकालते कैसे हैं। तो बेटा दूसरा एंगल निकालने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, फॉर्मूला लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है, थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। मैं इस सवाल को यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे फॉर्मूले को शो कर देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। ये रहा आपके पास दूसरा एंगल निकालने का फॉर्मूला, जो फॉर्मूले का इजाफा हुआ वो है मेरे पास थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अच्छा फेडरल की बुक के अंदर कुछ फॉर्मूले जरा खतरनाक शक्ल की में नजर आ रहे हैं, तो फॉर्मूले में आपसे शेयर करता हूँ वो खतरनाक फॉर्मूले आप कैसे ड्राइव कर सकते हो, फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हो, ताकि आपको आइडिया हो जाए और अगर वो पेपर में सवाल है तो आप उस सवाल को सॉल्व कर सको। आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ा है ना, कंपोनेंट का फॉर्मूला आप लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़ कर आए हो। मैं अगर आपको बताऊं, जैसे वेक्टर का आपने पढ़ा होगा, वेक्टर v इज इक्वल टू बराबर होता है vx² प्लस vv² के, सॉरी vx² और vy²। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू vx² प्लस vv²। सेम ऐसी फॉर्मूला बनता है vx और vv से, एक आ जाता है हॉरिजॉन्टल और एक आ जाता है वर्टिकल कंपोनेंट, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर और वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को बेटा आप चेंज करोगे, यहाँ पे दो चीजों की वैल्यूज निकालोगे, एक निकालोगे हॉरिजॉन्टल की वैल्यू, एक निकालोगे वर्टिकल की वैल्यू। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा सेम रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपके पास सेम रहेगी, यानी vh है तो vh ही रहेगा। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट, देखो आपके पास अगर मैं आपसे बात करूं फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल यही होता है, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला vf इज इक्वल टू vi प्लस at। देखो vi को इनिशियल वेलोसिटी को मैंने लिख दिया v0 से, मैंने इनिशियल वेलोसिटी vi को किससे लिख दिया, v0 से लिख दिया। बराबर में नजर आ रहा है a, एक्सेलरेशन, तो बेटा a की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन, माइनस जी, और टाइम की जगह पे t। मैंने एक्सेलरेशन की जगह पे माइनस जी को पुट कर दिया।
अब ये प्लस माइनस अगर आप करोगे तो प्लस माइनस ये क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा, तो बन जाएगा वी नॉट माइनस जी टी। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू नजर आ रही है वी नॉट माइनस जी टी, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है। मैं लिख के भी दिखा दूं, रिमेन सेम। तो आपके पास ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब आप देखो आपके पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये बन जाएगा, मैं फॉर्मूले को लिख के दिखाऊं, v इज इक्वल टू वी एच इनिशियल वेलोसिटी, वी एच की जगह वी एच ही रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल होना चाहिए, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल। ओके। अच्छा ये जो पार्ट है, ये पार्ट मेरे पास अभी मजीद आएगा भी, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, मैं ज्यादा इसकी डेप्थ में जाना नहीं चाह रहा। ये पार्ट आपके पास मैं हाफ प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाऊंगा, इसको होल्ड कर लेने ताकि फिर उसी वक्त आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसको डिस्कस करूंगा बेटा हाफ प्रोजेक्टाइल के अंदर, तो चैप्टर का पार्ट आपको मिल जाएगा हाफ प्रोजेक्टाइल में, इसी को फिर मैं उसी वक्त फॉर्मूले बना के दिखा दूंगा, क्योंकि फॉर्मूले वाले पेज पे आ रहे हैं। अब अगली जो बात है वो अगली बात जरा समझनी है। मेरे पास ये एक्सिस नजर आ रहे हैं, मैंने एक्सिस बना के दिखाया है आपको। एक एक्सिस नजर आ रहा है एक्स, एक एक्सिस नजर आ रहा है वाई। मैंने बॉल को थ्रो किया, एक ब्लू कलर से नजर आ रहा है, इसके एंगल को मैंने लिखा थीटा से। एक रेड कलर से नजर आ रहा है, इसके एंगल को लिखा मैंने थीटा डैश से। दोनों पे अगर आप गौर करो तो आपको दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर दोनों की जो रेंज है वो दोनों की रेंज सेम है। ये जो नजर आ रहे हैं दोनों की, दोनों जो नजर आ रहे हैं दोनों की रेंज क्या है आपके पास, सेम है। लेकिन एक सूरत में आप देख रहे हो कि एंगल कम है, एक सूरत में एंगल ज्यादा है, तो अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के दो एंगल, एक एंगल कम एक एंगल ज्यादा, लेकिन दोनों सूरतों में रेंज कम है। जिस वाले में, अच्छा किस वाले में टाइम उसको कम लगेगा, अगर मैं आपसे पूछूं किस वाले को टाइम कम लगेगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, ब्लू वाले का एंगल कम है इसको टाइम कम लगेगा, रेड वाले का एंगल ज्यादा है वो ज्यादा ऊपर तक जा रहा है इस वाले को टाइम ज्यादा लगेगा। यानी आपने ये बात सीख ली, जिसका एंगल कम होगा उसका टाइम कम होगा। अच्छा किस वाले की हाइट कम है, तो आप बोलेंगे सर ये भी कॉमन सेंस, जिसका एंगल कम है उसका टाइम भी कम लगेगा और उसकी हाइट भी कम लगेगी, और जिसका एंगल ज्यादा है उसका टाइम भी ज्यादा और उसकी हाइट भी ज्यादा। तो इस बात को मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, की पॉइंट इसका बना लेते हैं कि सर जिसका एंगल कम होता है उसका टाइम भी कम होता है और उसकी हाइट भी कम होता है, जबकि दूसरा केस मैंने आपको लिख के दिखाया, जिसका एंगल ज्यादा है उसका टाइम भी ज्यादा होगा और उसकी हाइट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल पोजीशन में मजीद की पॉइंट आ गए कि सर दो तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एंगल कम होगा या फिर एंगल ज्यादा होगा। अगर एंगल कम है तो टाइम भी कम और हाइट भी कम, और अगर एंगल ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा और हाइट भी ज्यादा। इन बातों को देख के मजीद आगे बढ़ेंगे। अब एक सवाल मेरे पास है, सवाल, तमाम लोग सवाल देखिए और देखिए सवाल का जवाब क्या हो सकता है। अब इसको सॉल्व करके सवाल को देखते हैं, सवाल में आपसे कहा क्या गया। उसने कहा बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी आपको बता रहा है, बेटा वेलोसिटी का मतलब आपको वी नॉट बता रहा है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब आपको ये एंगल थीटा की वैल्यू दे रहा है, और आपसे बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट कहलाता है मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट। आपको दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू बतानी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल के दिखाना है और वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल के दिखाना है। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला आप ऑलरेडी लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ के आ चुके हो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ा है वी नॉट कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक बेटा आपको इसमें से क्या क्या पता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर हमें वी नॉट पता है, हमें एंगल पता है, मैंने दोनों की वैल्यूज को रखा, वी नॉट और कॉस थीटा। मुझे कॉस 60 निकाल के दिखाना है। देखो कॉस निकालने का तरीका, साइन का तरीका मैं पीछे आपको निकाल के आ चुका, मतलब निकालना सिखा चुका हूँ मैं आपको। कॉस थीटा का तरीका ये होता है, जैसे साइन में नंबर्स लिखे थे, मैं साइन वाले नंबर्स आपको दिखाऊं। साइन में आपने नंबर लिखा था, नंबर कहाँ गए मेरे पास, ये रहे। साइन में लिखा था आपने नंबर 0 1 2 3 4, साइन में 0 1 2 3 4 लिखा था। जबकि कॉस में आप लिखोगे बेटा रिवर्स में नंबर लिखोगे, 4 3 2 1 0, और डिवाइड में आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप वैसे ही सबको मेंशन कर सकते हो, पहला नंबर हो जाएगा मेरे पास 0 डिग्री के लिए, दूसरा हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री के लिए, तीसरा हो जाएगा 45 डिग्री, चौथा हो जाएगा मेरे पास 60 डिग्री, और पांचवा हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री के लिए।
अब आप देख लो, आपको कॉस 60 चाहिए, तो 60 पे कौन सा नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है? तो आप बोलेगे सर 60 पे नजर आ रहा है √1 और नीचे लिखा हुआ है 2। तो अगर मैं आपसे आंसर पूछूं कॉस 60 का, तो आप मुझे यकीनन आंसर बताओगे कॉस 60 का आंसर आएगा √1/2, और 1/2 का मतलब √1 का मतलब सिर्फ 1 ही होता है। तो कॉस 60 का आंसर मुझे दिख रहा है 1/2। मैंने यही काम किया, कॉस 60 की जगह रख दिया 1/2। ये 2 और 30 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मैं इनको कैंसिल करूंगा, 2 1 द 2, 2 15 द 30। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो आंसर आएगा वो आएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब सेम ऐसे निकालूंगा वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला लिखा V0 sin थीटा। तो आपको बेटा मैं बता के आ चुका हूँ साइन की वैल्यू निकालने का तरीका। साइन का तरीका क्या बताया है? साइन थीटा इज इक्वल टू √1 2 3 4, सॉरी 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 और डिवाइड में आपके पास 2 आ जाता है। अब आप देख लो, ये बात बहुत दफा आपको बता चुका, पहला नंबर हो जाएगा 0 डिग्री, दूसरा नंबर हो जाएगा 30 डिग्री, तीसरा नंबर हो जाएगा 45 डिग्री, चौथा नंबर हो जाएगा 60 डिग्री और लास्ट वाला हो जाएगा 90 डिग्री। अब मुझे साइन 60 चाहिए, क्योंकि V0 की जगह पे तो 30 आ जाएगा, साइन की थीटा की जगह 60 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू नजर आ रही है, साइन 60 पे कौन लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे सर लिखा हुआ है √3 ऊपर आएगा और नीचे 2 आएगा, तो ये बन जाएगा √3/2। जबकि 2 से ये 15 आपस में कैंसिल होंगे, तो आंसर आ जाएगा 15 √3। तो ये आंसर हो गया मेरे पास किसका? वर्टिकल वेलोसिटी का। तो मैंने आपको ओवरव्यू कर दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को देखने के बाद कि आपको पूछा गया कि भाई वेलोसिटी से उसके कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हो, अब मैं सवाल आपसे इसका रिवर्स पूछूंगा। जरा सवाल देखिएगा, सवाल देख के बताइएगा इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल में आपसे कहा गया कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब आपसे बोल रहा है V0 निकाल के दिखा दो। इफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आर 15 एंड 15 √3, यानी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल हो जाएगा, और आपसे V0 मांग रहा है। तो बेटा कंपोनेंट से वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, V इज इक्वल टू VH² प्लस VV²। ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। ये फॉर्मूला अब आपको आइडिया होना चाहिए। फॉर्मूला लिखा हुआ है V इज इक्वल टू √VH² प्लस VV²। इससे पहले जो हमने किया था कि वेलोसिटी दी हुई थी, उसके कंपोनेंट निकाले थे। कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था याद है? VH का फॉर्मूला था V0 cos थीटा, वर्टिकल का फॉर्मूला था VV का फॉर्मूला V0 sin थीटा। तो वो तरीका था कि वेलोसिटी से कंपोनेंट निकालना। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी कि कंपोनेंट से वेलोसिटी निकालना। अब देखो VH की वैल्यू नजर आ रही है 15, VH की जगह पे 15 आ गया और VV की जगह पे आ गया 15 √3। अब आप इसके स्क्वायर्स ओपन करोगे बेटा, 15 का स्क्वायर ओपन करोगे तो आंसर आ जाएगा 225, और 15 √3 का अगर आप स्क्वायर करोगे, 15 √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 15 के पास भी जाएगा, ये स्क्वायर √3 के पास भी जाएगा। बेटा 15 का स्क्वायर करोगे तो आंसर होगा 225, और √3 का स्क्वायर करोगे, देखो रूट पे कभी भी स्क्वायर आता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 3 बचेगा। तो 15 √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और ब्रैकेट में 3 आ जाएगा। तो आपने यही काम करके दिखाया, ये 225 और 3। अब बेटा 225 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 675, मतलब 225 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 675। अब इन दोनों को आपस में प्लस करोगे तो अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप लिख के भी कर लोगे, पेपर बेस पे भी अगर करोगे तो सॉल्व हो जाएगा आपसे। कि 675 में इस तरीके से कर लो, चलो 675 225 प्लस कर लो, 5 प्लस प्लस 0, 7 प्लस 2, ओके 7 प्लस 2 करोगे 9, 9 प्लस 1 करोगे 10, 1 कैरी, 6 प्लस 2 8 और 8 प्लस 1 9, तो आंसर आएगा 900। तो इस तरीके से प्लस कर सकते हो, √9 आ रहा है। अब 900 का रूट क्या होगा, तो मैं रूट लेने का तरीका आपको बताऊं। पहले आप इसमें देखो कि इसमें पेयर आपके बन रहे हैं या पेयर नहीं बन रहे। जैसे आपके आपने पेयर नजर आ रहा है 0 0 का पेयर, 0 0 का पेयर जो होता है एक पेयर आपने हाईलाइट कर दिया। देखो 900 लिखा है, 900 का रूट चाहिए, तो 0 का पेयर पहले आपने अलग कर लिया। अंदर बच रहा है 9, तो 9 का रूट तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 9 का रूट क्या पढ़ा है? 9 का रूट होता है मेरे पास 3। और ये 2 0 का पेयर नजर आ रहा है, तो 2 0 का पेयर जो होगा वो 1 0 बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 30 बन जाएगा। यानी 900 का अगर आप रूट निकालोगे तो 900 का रूट मेरे पास कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मैं रूट निकालना आपको सिखा देता हूँ। देखो अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना √9, 9 का रूट होता है 3। मैं अगर लिख दूं आपके सामने √90, 90 का रूट आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि 0 एक अकेला नजर आ रहा है, 0 का पेयर नहीं बन रहा। मैं लेकिन अगर लिख दूं आपके सामने 900, तो 900 का रूट आ सकता है। क्यों?
क्योंकि 0 के पेयर बन रहे हैं और 3 का रूट आपको पता है, सॉरी 9 का रूट आपको पता है, 9 का रूट 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 2 0 के पेयर से 1 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं 9000, तो देखो 1 0 का पेयर बन रहा है, 1 0 अकेला बचा रहा है, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। लेकिन अगर मैं लिख दूं 90,000, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। देखो 2 0 2 0 दो पेयर बन रहे तो 2 0 बाहर आ गए, और 9 का रूट 3 होता है, यानी 90,000 का रूट कितना होगा, 300 होगा। तो ये मैंने आपको रूट निकालना भी सिखा दिया कि पेयर के जरिए से आप इसके रूट निकालना सीखोगे। जहां पे पेयर बन रहा होगा वहां रूट निकल सकता है, जहां पेयर नहीं बन रहा होगा वहां रूट नहीं निकल सकता। जैसे चलो मैं एक एग्जाम्पल पूछ भी लेता हूँ आपसे। मैंने आपके सामने लिखा 1600, तो आप बोलेंगे सर 16 का रूट होता है 4, 2 0 से 1 0 बाहर आ जाएगा, पेयर बना तो 1600 का जो रूट होगा वो कितना होगा, 40 होगा। तो ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। ओके, अब इन बातों को देखने के बाद मैं अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगा। आंसर मुझे मिल गया 30 मीटर पर सेकेंड। सवाल देखिए, सवाल क्या है, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हाइट इज इक्वल टू रेंज। ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है जो हमारी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक के अंदर मौजूद है। मैं न्यूमेरिकल पहले आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर इसकी शॉर्ट टेक्निक सिखाऊंगा कि आप इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हो। देखो उसने कहा आपसे एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है थीटा, निकाल के दिखा दीजिए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब थीटा। हाइट इज इक्वल टू रेंज, हाइट इज इक्वल टू रेंज का मतलब क्या है कि हाइट रेंज के बराबर है, यानी एच इज इक्वल टू आर। तो आपने यही काम किया, आपने हाइट को रेंज के बराबर लिया, एच इज इक्वल टू आर लिखा। अब देखो हाइट की जगह हाइट का फॉर्मूला आ गया, रेंज की जगह रेंज का फॉर्मूला आ गया। जो फॉर्मूला पुट करना आ रहा था मैंने फॉर्मूले को पुट कर दिया, हाइट की जगह हाइट का फॉर्मूला, रेंज की जगह रेंज का फॉर्मूला। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जी से जी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट साइड पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और राइट पे बचेगा मेरे पास कौन, साइन 2 थीटा। ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा मेरे पास कौन, मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा। मैंने यही काम किया। यहाँ तक पहुंचने के बाद अब आपको एक बात नजर आ रही है यहाँ पे, जो बात आप लोग पहले से पढ़कर भी आए हुए हो, मैं बात हाईलाइट भी कर दूं यहाँ पे। देखो ये नजर आ रहा है साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जो ये फॉर्मूला नजर आ रहा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने यही काम किया। देखो ये वाला 2 जो लिखा हुआ था ये एज इट इज लिखा हुआ नजर आ रहा है, और बराबर में आ गया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आप देखो एक साइन से, ये साइन जो नजर आ रहा है, ये अब एक साइन से ये स्क्वायर जो नजर आ रहा है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बेटा समझने वाली बात है, और से समझते रहना मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ। दोबारा बता रहा हूँ मैंने क्या किया। देखो हाइट और रेंज दोनों को बराबर लिया, दोनों के फॉर्मूले रखे, कैंसिलेशन करी। कैंसिलेशन करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचने के बाद मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पुट किया, साइन 2 थीटा की जगह उसका फॉर्मूला आया, फॉर्मूला रखने के बाद मैंने वैल्यूज को रखी। वैल्यू रखने के बाद साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो गया 4 कॉस थीटा के। हमें एंगल चाहिए था, इस कॉस को मैं लेफ्ट पे लाके डिवाइड कर दूंगा, तो बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। अब ये बात आप तमाम लोग पढ़ कर आए हो कि बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। अब ये टेन नजर आ रहा है मुझे, ये टेन वहां जाके हो जाएगा टेन इनवर्स, तो थीटा का आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। ये आपके एंगल निकालने का तरीका हो गया। अब आपको जो बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि अगर किसी सवाल में आपसे बोले कि हाइट रेंज के बराबर है, तो इसका मतलब उसका जो एंगल होगा वो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा टेन इनवर्स 4। पहले इस बात को याद कर लो, ये शॉर्ट ट्रिक के तौर पे याद करो, फिर मैं इसको मजीद इसकी प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, अगर कौन किसके बराबर हो, हाइट रेंज के बराबर हो, तो एंगल का आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। आप बोलेंगे चलें सर सही है, हम आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात याद कर लेते हैं कि हाइट अगर रेंज के बराबर है तो थीटा का आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। अब मैं प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। मैंने कहा हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेंज, अब एंगल कितना होगा। देखो आपने ये बात सीखी हुई है, अगर हाइट रेंज के बराबर था तो एंगल का फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। आप बोलेंगे सर बिल्कुल,
लेकिन अब आप एक बात पे गौर करो, आपके सामने एक नंबर का इजाफा हो गया, वो नंबर कौन है, वो नंबर है 2। तो आप भी अपने आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स। 2 को 4 से करेंगे तो 2 4 हो जाएगा मेरे पास कितना, 8 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 8। अब मैं सेम आपसे सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा हाइट बराबर है 3 टाइम्स ऑफ रेंज के, तो आंसर क्या होगा। आप बोलेंगे सर ये देखिए इतना आसान फॉर्मूला है मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4। क्योंकि नंबर का इजाफा हुआ है वो है 3, तो 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 12। तो आंसर बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 12। तो मेरे ख्याल में अभी आपको लॉजिक समझ में आ गई होगी कि वो हाइट को कितने भी टाइम्स ऑफ रेंज कर दे आप उसका आंसर बता सकते हो। अब इसी बात से रिलेटेड एक सवाल मेरे पास मौजूद है, उस सवाल को भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सवाल देखते हैं। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4, अगर एनईडी के स्टूडेंट होगे तो ऐसे एंगल भी बोल सकता है। आप एंगल निकालना चाहो तो एंगल भी निकाल सकते हो। बहरहाल अब अगला सवाल मेरे पास है। सवाल देखते हैं जरा, सवाल क्या है। जी बेटा सवाल, इसका जवाब क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। सवाल आपके सामने था तो आप बोलेंगे सर उसने तो कहा हुआ है कि रेंज इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट, तो आप डायरेक्ट उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही आपकी गलती होगी। देखो मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई वो क्या था कि h इज इक्वल टू आर, अगर हाइट रेंज के बराबर है h इज इक्वल टू आर, तो एंगल का आंसर होता है थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4। लेकिन अब उसने जो कंडीशन आपको बोली है, उसने बोला है कि रेंज इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट। रेंज 3 टाइम्स ऑफ हाइट है। देखो 3 का इजाफा तो हुआ है, लेकिन 3 का इजाफा हाइट के साथ हुआ है। और मैं जो नंबर का इजाफा करता हूँ वो नंबर का इजाफा करता हूँ रेंज के साथ। तो बेटा यही आपकी गलती होगी कि हमें जो नंबर का इजाफा करना है वो रेंज के साथ होना चाहिए। तो मैंने इसको पलट के लिखा, मैंने 3h को पहले लिखा, रेंज को बाद में लिखा। आप बोलेंगे चले सर सही है। देखो हमारी शॉर्ट ट्रिक के लिए शर्त यह है कि हाइट हमेशा अकेली होनी चाहिए, मतलब हाइट के साथ कोई नंबर ना आए। रेंज के साथ जो नंबर आएगा फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। बात को समझिएगा, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं ये समझा रहा हूँ कि हमारी शॉर्ट ट्रिक की शर्त ये है कि हाइट हमेशा अकेली होनी चाहिए और नंबर आए रेंज के साथ। तो ये 3 को लेफ्ट राइट पे लाके मैं डिवाइड कर दूंगा, तो हाइट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ रेंज। अब वो जो नंबर आपको दे रहा है, वो नंबर क्या नंबर दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर वो नंबर आ गया मेरे पास 1/3। यानी जिस नंबर का इजाफा हुआ वो नंबर मेरे पास आ गया 1/3। अब आप अपने फॉर्मूले में जाओगे बेटा, फॉर्मूला लिखोगे थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स। अब आपके पास लिखा हुआ था 4, तो 4 के साथ अब आप क्या लिख दोगे, 1/3 लिखोगे। और 1/3 लिखोगे तो आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, और आंसर आप लिख दोगे 4/3। ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा जज्बाती होकर गलती नहीं करना, मैंने इसीलिए आप गलती करने का चांस है तो मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया कि भाई हाइट हमेशा के लिए होनी चाहिए। जो भी नंबर आएगा वो किसके साथ आएगा, रेंज के साथ आएगा। और जो भी नंबर आएगा फिर रेंज के साथ उस नंबर से आप अपने 4 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एमसीक्यू क्लियर हो गया होगा। इस एमसीक्यू को देखने के बाद आगे बढ़ेंगे अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला एमसीक्यू क्या है हमारे पास, इसका करेक्ट जवाब मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला एमसीक्यू। जी बेटा, द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू डैश। बेटा मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किसके बराबर होता है, ये तो याद करने वाला रिलेशन है, आपको याद होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट, ये इसके बराबर होता है। यानी मैक्सिमम रेंज 4 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर है। करेक्ट आंसर भी मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर सी। अब ये इसके बराबर क्यों है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सर 4h के बराबर क्यों है। उससे पहले मैं एक और बात आपसे करूं, मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है। तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल होता है मेरे पास 45 डिग्री। और रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे हाईलाइट करके। आर मैक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। अब ये इसके बराबर कैसे होते हैं जरा सॉल्व करते हैं। देखो हाइट का फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैंने एक काम किया, काम क्या किया, इस 2g को मैंने ब्रेक करके वी नॉट स्क्वायर जी के नीचे लिख दिया। यानी एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g को अलग कर दिया, और साथ में आ गया मेरे पास कौन, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलेंगे सर इसका फायदा क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा इसका फायदा ये, जरा फायदा देखिएगा फायदा क्या नजर आ रहा है।
अच्छा मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, सॉरी मुझसे फिर मिस्टेक हो गई, मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर दूँ। काम देखिएगा जरा मैंने क्या किया, देखो हाइट का फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सबसे पहले तो इस नीचे वाले 2 को मैं ऊपर लेकर आ गया, नीचे वाले 2 को ऊपर लेकर आऊंगा तो बन जाएगा 2h, राइट पे बच जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। आप बोलेंगे सर अब क्या करेंगे, अब इस जी को मैंने वी नॉट के नीचे लिख दिया, तो वी नॉट के नीचे लिखूंगा तो बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट पे लिखा हुआ है 2h। ये मैंने चेंजिंग करी, तो एक स्टेप मैंने जल्दी आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया। इसका फायदा क्या नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर फायदा ये नजर आ रहा है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी बराबर हो जाएगा आर मैक्स के, यानी ये रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप बोलेंगे चलें सर सही, हम आपकी बात मान लेते हैं कि ये रेंज मैक्सिमम के बराबर है, मैंने इसी जगह आर मैक्स रख दिया। अब आपको पता है आर मैक्स मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है, तो आप बोलेंगे सर एंगल होता है मेरे पास 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45। तो आपने साइन 45 रखा, साइन 45 की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो साइन 45 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/√2। साइन 45 की जगह आ गया 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4, सॉरी 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, मैंने रूट नहीं देखा, स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2, कि नीचे वाला 2 वहां जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 द 4 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ हाइट। देखो एप्टीट्यूड में रिलेशन आपको ड्राइव तो करके नहीं दिखाना, मैं जानबूझ के आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको फिर ये, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, सीखते वक्त आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेप्स करने हैं, किस तरीके से कौन सी बात प्रूव होगी, तो इस वजह से मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए आप इसको याद रखोगे कि मैक्सिमम रेंज जो है वो 4 टाइम्स ऑफ हाइट होती है। इस एमसीक्यू को देखने के बाद अब जो मैं टॉपिक आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक है मेरे पास हाफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। हाफ प्रोजेक्टाइल का टॉपिक भी आप लोग को आना चाहिए, एमसीक्यू इससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है आपसे, एनईडी के टेस्ट में भी चांस आने का इस तरह का सवाल। जरा शुरू करते हैं हाफ प्रोजेक्टाइल को। हाफ प्रोजेक्टाइल है क्या मेरे पास, देखो मेरे पास एक एक्सेस, एक बॉल है, एक बॉक्स है, कोई भी बॉडी है, इसको आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है, क्या आप अगर एक बिल्डिंग पे खड़े हुए हो, बिल्डिंग पे खड़े हो के आपने किसी चीज को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, अब अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो वो हमेशा स्ट्रेट नहीं जाते रहेगी, अगर वर्टिकली थ्रो करोगे तो वो नीचे आएगी, लेकिन अगर आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो वो इस तरीके से आगे गिरेगी। ये जो मैंने डॉटेड वाली लाइन बना के दिखा रहा हूँ, आपके बॉडी की मोशन कुछ इस तरह की होगी। अब मैं इसको बना के भी आपको शो कर देता हूँ, निकाल के भी दिखाता हूँ बेटा। आपने किसी बॉडी को अगर थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, सपोज करो ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से मूव करके जाएगा, यानी आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव करके गई, यानी आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव करके गई, और साथ साथ नीचे की तरफ आई, यानी वर्टिकली भी मूव करी। अब इसका मतलब सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है और वर्टिकली भी मूव करती है, इसका मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल कौन सा प्रोजेक्टाइल है, मैं लिख के आपको मेंशन कर दूं बेटा, ये कहलाता है मेरे पास हाफ प्रोजेक्टाइल, और हाफ प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने के फॉर्मुले अलग होते हैं। अब देखो आपने अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से आपको बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है 40 मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी हो गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मैंने लिख के दिखाया, जरा पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, वीएच एट ए, वीएच का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सर वीएच का मतलब है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ए पॉइंट पे 40 है, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, इसका मतलब उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी बेटा, वो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मुझ में अगर आपसे सवाल पूछूं वर्टिकल वेलोसिटी 0 क्यों है, तो आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस की बात है ना, सवाल में आपने बता दिया कि थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली, और अगर आपने थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब वर्टिकली वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। ये कॉमन सेंस है, अब आपको कॉमन सेंस यूज करना है। मैं आपसे बोलूं मैं बॉल को वर्टिकली थ्रो कर रहा हूँ, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, और अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। क्लियर है बात, आपको बात जहन में रखनी है। तो अब आपने इजाफी बात सीखी कि अगर आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात पढ़ी है, वो बात आपको पता नहीं याद है या नहीं याद, मैं आपको हाईलाइट करवा दूं। आपने ये बात पढ़ी, जरा इस पॉइंट को दोबारा पढ़ोगे जिसमें मैंने स्टार बनाया, क्या पढ़ लिखा हुआ है, horizontal component of velocity remains unchanged, या horizontal velocity, the horizontal component of velocity remains same throughout the projectile motion, यानी horizontal component आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। तो आपने लिख के दिखाया। मैं अगर आपसे पूछूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बी पॉइंट पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वैल्यू है बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वैल्यू है मेरे पास, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है 40 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगा,
तो अब आपको एक और बात पता चल गई कि किसी बॉल को अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे और मैं आपसे अगर बोलूं बताओ 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। जबकि ये रही इसकी वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। आपकी बॉल कितनी दूर गई बेटा, इस चीज को आप बोलोगे आज के बाद से। आपकी बॉल कितनी दूर गई इसको आप बोलोगे एक्स, और आपने अपनी बॉल को कितनी हाइट से थ्रो किया इसको आप बोलोगे वाई। मैं इसलिए वेरिएबल सिखा रहा हूँ क्योंकि बेटा यहाँ पे रेंज और हाइट नहीं होती, ये हाफ प्रोजेक्टाइल का सवाल है। इससे पहले वाले जो सवाल थे वहां पे तो आप लिखते थे ना, रेंज लिखते थे, हाइट लिखते थे, लेकिन ये सवाल ही मेरे पास हाफ प्रोजेक्टाइल के, तो यहाँ रेंज और हाइट के फॉर्मूले आप यूज ही नहीं कर सकते। फॉर्मूले यूज नहीं होंगे बल्कि इसके आपको नए फॉर्मूले बना के दिखाने। तो मैं अब आपको सिखाता हूँ कि आप एक्स कैसे निकालोगे। बेटा एक्स का मतलब पहले मुझे बताओ, एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या वर्टिकल डिस्टेंस है? तो आप बोलेंगे सर ये एक्स है मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल मोशन। ये एक्स नजर आ रहा है मेरे पास हॉरिजॉन्टल मोशन। देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने पढ़ा है ना वेलोसिटी सेम रहती है। आप बोलेंगे यस सर, हमने ये बात पढ़ी है हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी सेम। वेलोसिटी सेम रहने का मतलब ये है कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं होती, यानी एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होती है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो के बराबर हो तो फॉर्मूला आप यूज करते हो एस इज इक्वल टू वी टी। ये तो पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, आप लोग पढ़ कर आए हो कि अगर किसी बॉडी की मोशन सेम हो यानी वेलोसिटी सेम हो, अगर वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है एस इज इक्वल टू वी टी। तो पहला फॉर्मूला आया मेरे पास एस इज इक्वल टू वी टी। देखो एस की जगह पे आ जाएगा एक्स, वी की जगह पे आ जाएगा वी एच यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और टी की जगह पे आ जाएगा टाइम यानी टी हो जाएगा। तो एक्स का फॉर्मूला आपने बना के दिखाया बेटा, एक्स का फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है? तो आप बोलेंगे यस सर एक्स का फॉर्मूला नजर आ रहा है एक्स इज इक्वल टू वी एच टी। तो ये बात अब आपको ध्यान में रखनी है, एक्स का फॉर्मूला आ गया मेरे पास एक्स इज इक्वल टू वी एच टी। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोलूं वर्टिकल मोशन की अगर मैं बात करूं, तो वर्टिकल मोशन में अब मैं एस इज इक्वल टू वी टी नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन होती है, और एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होती है जो कि माइनस जी है। यानी एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के बराबर माइनस जी के बराबर लिखते हो। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे रखते हैं। देखो बेटा एस की जगह पे आ जाएगा मेरे पास वाई इनिशियल वेलोसिटी। तो आप बोलेंगे सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो के बराबर है ना, क्योंकि उसकी इनिशियल वर्टिकल वर्टिकल वेलोसिटी ए पॉइंट पे, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो के बराबर है। अब जीरो का बराबर होने का मतलब क्या है? तो आपने बेटा यहाँ पे जीरो रखा, टाइम दिया हुआ है टी बराबर में हाफ। बेटा जी की जगह पे आ जाएगा, इसको माइनस जी कर दो या -9.8 कर दो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि जी की वैल्यू आप माइनस में भी रख सकते हो, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर रहेगा। जीरो को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो को टी से करोगे जीरो हो जाएगा, 9.8 को कैंसिल करोगे तो आंसर बचेगा 4.9। तो y का आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर। अब ये सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है, इसको देख लेते हैं। ओके एस की जगह पे आ गया y, वी आई की जगह पे आ गया जीरो, हाफ की जगह हाफ आ गया, जी की जगह आ गया 9.8। सारी चीजों की वैल्यूज को पुट किया, ये 2 और 9.8 बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y का फॉर्मूला आ जाएगा y इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ये y मतलब आपको हाइट निकालने का फॉर्मूला है कि आप कितनी हाइट से उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो। थर्ड जो चीज निकालने जा रहा हूँ बेटा वर्टिकल मोशन में, वो है इसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे चाहिए। देखो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हो, वर्टिकल मोशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये मेंशन हुआ है ना। वर्टिकल मोशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो वी आई की जगह पे तो आ जाएगा जीरो, ए की जगह पे आ जाएगा जी, और टाइम की जगह पे आ जाएगा टी। ये बन जाएगा जीरो प्लस जी टी, और जीरो प्लस जी टी मैंने लिख के दिखा दिया, जीरो ए की जगह जी और टी। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ इज इक्वल टू जी टी। जबकि मैंने वी एफ को किससे लिखा हुआ है? वी एफ को लिखा हुआ है वी वी एट डी। वी वी एट डी का मतलब क्या है? आपसे अगर बोला जाए बेटा वर्टिकल मोशन निकालो, तो मैं बात को रिपीट कर देता हूँ। वर्टिकल मोशन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया? वर्टिकल मोशन के लिए फॉर्मूला लगाया वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आपको ये बात नजर आ रही है बेटा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो के बराबर है, तो वी आई की जगह पे आ गया आ जाएगा मेरे पास जीरो,
ए की जगह पे आ जाएगा मेरे पास जी और टाइम की जगह टी रहेगा, तो वी एफ का फॉर्मूला बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू जी टी। तो मैंने बातों को हाईलाइट कर दिया। जबकि ये जो फाइनल वेलोसिटी नजर आ रही है बेटा, ये वी वी एट बी, ये जो इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया वी वी एट बी इज इक्वल टू जी टी। इन फॉर्मुलों को बेटा एक जगह जमा करके मैं इसका एक एमसीक्यू भी आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, लेकिन आप जब समझोगे तो ये भी आपको आसान लगेगा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ बातों को, जरा फॉर्मुलों को देखिएगा। देखो हाफ प्रोजेक्टाइल को अगर आप थ्रो करोगे इस तरीके से, तो आपके पास दो तरह की मोशन आ गई। एक आ गई हॉरिजॉन्टल मोशन, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन याद नहीं रखनी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। हॉरिजॉन्टल मोशन का फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू वी एच टी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एक पहला फॉर्मूला आपने याद किया। वर्टिकल मोशन में दो फॉर्मूले। वर्टिकल मोशन में पहला फॉर्मूला आपने निकाला y इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। और दूसरा है वी वी एट बी इज इक्वल टू जी टी, ये तीसरा फॉर्मूला। अगर ये तीन फॉर्मूले आपको याद रहे तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो फॉर्मूले मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूले मेरे पास है हाफ प्रोजेक्टाइल के। और आपकी बुक पे ये फॉर्मूले लिखे हुए भी नजर आ रहे होंगे हाफ प्रोजेक्टाइल के। हॉरिजॉन्टल मोशन का फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू वी एच टी, वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला एक है y इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, और एक है वी वी एट बी इज इक्वल टू वी एट बी इज इक्वल टू जी टी। इन फॉर्मुलों को अब जरा सवाल करना सीखते हैं, पहले आप इनको याद कर लीजिए। ओके, अब सवाल मेरे सामने नजर आ रहे हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं ताकि ये एमसीक्यूज हमें फिर समझ में आ जाए। देखो उसने कहा अ बॉय थ्रोज अ बॉल हॉरिजॉन्टली, एक बॉय है जिसने बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। अब ये हाफ प्रोजेक्टाइल का सवाल बन रहा है। हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ये आपको मिल गया। टावर की हाइट बता रहा है 490 मीटर। अब टावर आपका कितना ऊंचा है, टावर की हाइट को आप लिखते हो वाई से, यही मैंने बताया था ना। अगर आपको नहीं याद तो आप पीछे आके देख लो। ये देखो टावर की हाइट कितनी है, कितना ऊंचा है, ये कितना ऊंचा आपके पास क्या कहलाएगा, वाई, मतलब हाइट को शो करेगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा, ये हाइट को शो करेगा। अब आपके टावर की कितनी हाइट है, मतलब ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है बाय हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब क्या निकाल के दिखा दो एक्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। अब देखो एक्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ कर आए हो, एक्स निकालने का फॉर्मूला है वी एच टी। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल यही पढ़ाया आपने, एक्स इज इक्वल टू वी एच टी, फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें से क्या क्या पता है हमें, तो आप बोलेंगे सर हमें वी एच तो पता है, वी एच कितना नजर आ रहा है 10। सर बड़ा अफसोस हुआ, हमें कौन नहीं पता, टाइम नहीं पता। अब देखो y का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, इसमें से क्या क्या पता है, तो आप बोलेंगे सर हमें y पता है, हमें 4.9 पता है, तो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, टाइम। इस टाइम को यहाँ पे रखेंगे और क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला सवाल की लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको उसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, जरा सॉल्यूशन देखते हैं। देखो y का फॉर्मूला y इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, तो जो y नजर आ रहा है y की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 490। अब ये 4.9 लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, 4.9 लेफ्ट से आके डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 490 अपॉन 4.9। अब देखो आपके पास लिखा हुआ है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 अपॉन 4.9। कभी भी डेसिमल को एक दफा आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर, अगर नीचे डेसिमल है तो ऊपर एक जीरो का इजाफा करेंगे, और अगर ऊपर डेसिमल है तो नीचे एक जीरो का इजाफा करेंगे। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 490, नीचे हो जाएगा 49, एक जीरो का इजाफा, क्योंकि एक डेसिमल को एक दफा जम कराया आपने। अब डेसिमल को एक दफा जम कराया तो ऊपर एक जीरो का इजाफा हो जाएगा, यानी ऊपर बन जाएगा 4900। यानी नीचे से एक दफा डेसिमल शिफ्ट कराया और ऊपर से एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये बन जाएगा 49 अपॉन 4900 अपॉन 49। इसका फायदा क्या हुआ, अब ये विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4900 अपॉन 49, ये 49 वन जा 49, 49 वन जा 49, ऊपर वन आ जाएगा और दो जीरो एज इट इज लिखे हुए तो 100 बच जाएगा। यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाओगे, स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जबकि टी का 100 का स्क्वायर रूट कितना सेकंड होता है, 10 सेकंड होता है। अब आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू वी एच टी। बेटा वी एच की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 10, टाइम की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 10। दोनों 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 100 मीटर। तो ये x का आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 100 मीटर।
तो ये इन एमसीक्यूज को बेटा सॉल्व करने का तरीका था, तरीका भी मैंने आपसे शेयर किया किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मुलों को ध्यान में बिठा सकते हो। काफी लेंदी लेक्चर था आज का जो लेक्चर मैंने आपको समझाया, ये प्रोजेक्टाइल का आधा चैप्टर आपने पढ़ा है, लेकिन काफी लेंदी था और मैं मुसलसल बोलता रहा, बोलते बोलते मेरे भी हलक में अब दर्द हो गया, हलक सूख गया मेरा। तो काफी लेंदी लेक्चर था जो मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ बातें क्लियर होंगी। तमाम लोग इनकी प्रैक्टिस करना और एमसीक्यूज को सॉल्व करना, प्रोजेक्टाइल के एमसीक्यूज का ऑनलाइन टेस्ट भी आपके पास मौजूद है, उस ऑनलाइन टेस्ट को भी सॉल्व कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।